फ्रेंड्स, मैं अजीत आपके अपने YouTube चैनल द सिविल इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग देखेंगे वो जैसे बोर्ड पे आप लोगों ने या थंबनेल देखा होगा वो देख रहे होंगे क्या, जनगणना 2011। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका पहला पार्ट आ चुका है जिसमें हम लोगों ने जनगणना का इतिहास और जनगणना के वैधानिक प्रावधानों को देखा था। तो वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप जनगणना इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिए ताकि और क्रिस्टल और क्लियर आपको समझ में आए ये वीडियो। आज जो हम लोग इससे पहले आप लोगों से जो कहेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आगे की ओर और बेटर कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करवाने के लिए। तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये जनगणना कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो आपका जो बीपीएससी का अपकमिंग एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन निश्चित ही रूप से पूछा जाता है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख सकते हैं। उसके बाद ये बिहार एसआई का होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बीएसएससी का मेंस होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है। तो इन सभी जितने भी स्टेट के एग्जाम है, खास करके बिहार स्टेट के जो भी एग्जाम है या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम है उस सब में जनगणना से क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ये उनके लिए आपको इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं और तो आप एक कॉपी और नोट्स और लेकर के बैठे ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उस चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। ये वैसे पूरी जनगणना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले जो देखते हैं वो हमारा क्या है, जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की जो 2011 की जनगणना हुई है वो हमारी कौन सी है, स्वतंत्र भारत की। ये जो स्वतंत्र भारत की सातवीं और पूरे ओवरऑल भारत की 15वीं जनगणना थी। ये जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी, कितने नंबर की जनगणना थी, तो 15वें नंबर की जनगणना थी। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय से। तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं और 2011 की जनगणना को देखते हैं तो वो कुल टोटल जनगणना कितनी होती है, 15वीं जनगणना होती। लेकिन जब हमारा देश भारत आजाद हुआ यानी 1947 ईस्वी, तो उस समय तो जनगणना कराई नहीं, क्योंकि 10 साल के बाद 1881 ईस्वी से 10 साल बाद जनगणना कराया जाने लगी। तो हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ। उसके बाद तो और पहली जो जनगणना वो स्वतंत्र भारत में हुई, कब हुई, 1951 ईस्वी में। तो 1951 ईस्वी से 2011 ईस्वी तक को देखते हैं, यानी 1951 ईस्वी से 2011 ईस्वी तक के जो हम देखते हैं तो ये हमारी कौन सी कितनी जनगणना हो जाती है, 7 जनगणना हो जाती है। यानी 2051 से 1951 से लेकर के 2011 तक की जो हमारी स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है वो कितनी जनगणना हुई है, तो 7 जनगणना हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और बोलने के क्रम में कई बार होता है कि पिछले वीडियो में हमने पिछले वीडियो में याद है मिस्टेक से कि हमने जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1790 ईस्वी से अमेरिका से हुई थी, जिसमें हमने मिस्टेक से क्या लिखा है, 1890 लिख दिया है, जो कि गलत है। वो 1790 ईस्वी से हुई थी। तो पिछले वाले वीडियो में आपको अगर नोट्स बनाए होंगे तो वहां करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने ये चीजों को देखे थे। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जो हम देखते हैं वो 2011 की जनगणना को हम लोग देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़ 5,69,573। अगर ये डाटा में आपको नहीं याद है तो मोटा मोटी तौर पे लिख सकते हैं 121.02 करोड़। ये क्या थी, इतनी हमारी जनगणना 2011 के अनुसार हमारी क्या थी, भारत की जनसंख्या थी।
अब ये जो भारत की जनसंख्या थी, तो ये विश्व के कुल जनसंख्या का, तो लिख लीजिएगा, भारत की विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। यानी भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की कुल कितनी है? तो 17.5% है। ठीक है, चलिए इन चीजों को मिटा देते हैं या अंतर रहने देते हैं। अब जो हम लोग देखते हैं, वो जो भी चीजें हम लोग देखेंगे वो दो प्रोस्पेक्ट से देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे राज्य में क्या देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या के या जो भी चीजें हैं उसमें सर्वाधिक मतलब सबसे टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है, उसको देखेंगे। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं? जनसंख्या से स्टार्ट करते हैं। यानी जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा राज्य है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा राज्य कौन कौन सा है? पहला हमारा है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूपी है, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र है, ठीक, और उसके बाद हमारा जो है वो बिहार है। तो ये आप लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी का है, उसके बाद किसका है? महाराष्ट्र का है, और उसके बाद किसका है? बिहार का है। ठीक है, ये 3 हम इसीलिए लिखा रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि निम्न में से पूछ देता है, कई क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, आपको कहेगा कि निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या या साक्षरता दर या जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो उसमें आपको टॉप पे रहता है, वो कई बार नहीं देता है। जब क्वेश्चन को ट्विस्ट करना हो तो वहां पे आपको आता हुआ चीज आपके साथ मिस्टेक हो जाएगा। तो इसीलिए हम कम से कम आपको जो इम्पोर्टेंट है वो 2 कम से कम याद रखिए। यहाँ पे तीसरा बिहार है, इसलिए हम लोगों ने बिहार को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? सर्वाधिक जनसंख्या राज्य में कौन कौन सा है? पहले स्थान पे यूपी है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे बिहार है। उसी तरह से हम लोग जो देखते हैं वो किस में देखते हैं? तो आपको देखते हैं ये न्यूनतम। तो न्यूनतम में जो हम देखते हैं, तो न्यूनतम में हमारा कौन सा है? सिक्किम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो सिक्किम के बाद हमारा कौन सा है? मिजोरम है। सिक्किम है, सिक्किम के बाद हमारा कौन सा है? मिजोरम है। और मिजोरम के बाद देखते हैं तो हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये आप नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, 2 याद रखिए। पहला कौन सा है? सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से, और दूसरा क्या है? मिजोरम। चलिए अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। सर्वाधिक वाला देखते हैं कौन सा है? सर्वाधिक दिल्ली है, सर्वाधिक दिल्ली। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं सर्वाधिक, उसके बाद दिल्ली के बाद कौन सा है? हमारा दिल्ली के बाद हमारा आ जाता है वो पुदुचेरी आ जाता है। कौन सा आ जाता है? पुदुचेरी। उसमें न्यूनतम में देखते हैं तो हमारा क्या है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। न्यूनतम एक ही याद रखिए, कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? वो है दिल्ली की, उसके बाद पुदुचेरी की, और उसके बाद जो देखते हैं तो न्यूनतम में कौन सा है? हमारा कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं, हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं? चलिए सर्वाधिक हम लोगों ने जनसंख्या के बारे में देख लिया। अब हम लोग जो देखते हैं वो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला देखते हैं। सर क्या देखते हैं? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। अब दशकीय वृद्धि दर ये क्या होता है, ये हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जनगणना हमारा कब हुआ था? पहली जो इससे जो 11 की जनगणना वो हमारी कौन सी थी? इससे पहले 2011 में हुई थी। और उससे पहले जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो 2001 में जनगणना हुई थी। यानी 2001 और 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो उसी को अगर प्रतिशत में हम निकाल लेते हैं
तो उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, यानी रेट किस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में जो गणना हुई है, मतलब जो बीच में दोनों के जनसंख्या के बीच में जो जितना गैप आया है और उसका जो प्रतिशत निकालते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, जनगणना, सॉरी क्या होता है, दशकीय वृद्धि। तो यहाँ पे आप लोग जो हेडिंग बनाइएगा इसमें लिख लीजिए दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि। ठीक, दशकीय वृद्धि में देखते हैं तो भारत की जो दशकीय वृद्धि है, वो भारत की दशकीय वृद्धि हम देखते हैं तो क्या है, 17.6% भारत की क्या है, दशकीय वृद्धि है। यानी हर एक साल भारत की जो भारत की जनसंख्या है, हर एक 10 साल पे कितनी बढ़ रही है, तो 17.6% के हिसाब से, सॉरी 17.7% के हिसाब से क्या हो रही है, बढ़ रही है दशकीय वृद्धि दर है भारत की। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों में अगर हम जाते हैं तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों में हमारा कौन सा है, मेघालय है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों में मेघालय प्रथम स्थान पे है। उसके बाद उसके देखते हैं तो क्या देखते हैं, दशकीय वृद्धि दर वाले में अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे जो हमारा है वो बिहार है। कौन सा है, बिहार। इसकी दशकीय वृद्धि दर आप याद रख लीजिएगा कि कितना है, 25.4% है, क्योंकि हम लोग बिहार से स्पेशल है तो बिहार के एग्जामों में पूछा जा सकता है बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 25.4%। दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से सबसे जब प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो मेघालय है। द्वितीय स्थान पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। और तृतीय स्थान पे हमारा क्या है, बिहार है, जिसमें बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 25.4% है। बाकी के हमको याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों में हम लोग देखते हैं, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों में हम लोग देखते हैं तो प्रथम सबसे ज्यादा न्यूनतम किसमें हुआ था, नागालैंड, नागालैंड। अब इसमें एक नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें क्या हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। वो कितनी रही है, तो -0.6% क्या है, निगेटिव। यानी इसकी जनसंख्या क्या हुई है, 2001 के जनगणना के अनुसार 2011 में इसकी जनसंख्या क्या हुई है, कम हुई है। तो मात्र एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या कम हुई है। उसके बाद जो दशकीय वृद्धि दर में जाते हैं और उसके बाद ये निगेटिव है, उससे ऊपर जाते हैं तो वो कौन सा हमारा राज्य है, केरल है, जिसकी जनसंख्या क्या हुई है, सबसे कम वृद्धि हुई है 10 वर्षों में। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में सबसे कम वृद्धि हुई है किसमें, तो केरल में, सॉरी और नागालैंड में। उसके बाद उससे ज्यादा किसमें थोड़ा वृद्धि हुई है, तो केरल में हुई है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने राज्यों को देख लिया, अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो हमारा क्या हुआ है, कौन से राज्य में हुई है, केंद्र शासित प्रदेश में हुई, तो दादर एवं नागर हवेली में हुई। किसमें हुई, दादर एवं नगर हवेली, नगर हवेली। एक ही केंद्र शासित प्रदेश में एक ही याद रख सकते हैं। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किसमें हुई है, दादर एवं नागर हवेली में हुई है। और उसके बाद जो न्यूनतम वृद्धि जो हमारा हुआ है वो हमारा क्या हुआ है, किसमें हुआ है, तो लक्षद्वीप में हुआ है। किसमें हुआ है, लक्षद्वीप में। न्यूनतम हमारा वृद्धि किसमें हुआ है, लक्षद्वीप में। सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर हुई है वो हमारे किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई है, तो लक्षद्वीप में हुई है। सबसे न्यूनतम और सबसे ज्यादा जो हुई है वो दादर एवं नागर हवेली में हुई है। ठीक है, तो चलिए अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। केंद्र शासित दशकीय वृद्धि दर वाले देख लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं दशकीय वृद्धि दर वाले में देख लिए हैं केंद्र। अब हम लोग देखते हैं वो कौन से देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या देखते हैं, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व।
कई बार जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो समझ लीजिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर की आबादी में कितनी जनसंख्या रह रही, कितने लोग रह रहे हैं, मोटे तौर पर मतलब पर 1 किलोमीटर के हिसाब से कितनी आबादी उस एरिया में निवास कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का एक फॉर्मूला होता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का एक फॉर्मूला होता है जो लिख लीजिए, क्या होता है, कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। यानी जो भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 121,05,69,573 में अगर भारत की क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से हम लोग अगर उसको भाग दे देंगे तो हमारा कितना निकल करके आएगा, जनसंख्या जो हमारा निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व निकल करके आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितनी है। भारत की जो जनसंख्या घनत्व हम लोग देखते हैं, जनसंख्या घनत्व वो हम लोग देखते हैं कितनी है, जनसंख्या घनत्व तो कितनी है वो देखते हैं, भारत की जनसंख्या घनत्व। उसमें देखेंगे उसके बाद राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है और न्यूनतम का। तो राज्यों में जो हम लोग देखते हैं वो जो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382। कितना जनसंख्या घनत्व है, 382 जनसंख्या घनत्व है भारत की। अब राज्यों में देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में, तो राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हम लोग देखते हैं तो उसमें हमारा बिहार प्रथम स्थान पे आता है। बिहार, उसकी जनसंख्या घनत्व है 1106। ठीक है, याद रखिए कितनी है, 1106। उसके बाद जो हम लोग चलते हैं जनसंख्या घनत्व में तो वेस्ट बंगाल आता है। कौन सा आता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या आता है, केरल आता है। यानी जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पे बिहार, दूसरे स्थान पे वेस्ट बंगाल और तीसरे स्थान पे क्या है, बिहार। वही राज्यों में अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व को देखें तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या है और इसकी जो जनसंख्या घनत्व है वो कितनी है, 17 है। यानी 1 किलोमीटर पे 17 आदमी निवास करते हैं। उसके बाद जो हम वहां से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो हमें देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मिजोरम में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, मिजोरम में। तो इन चीजों को आप याद रखिए, एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें केरल में देखने, बिहार में देखने को मिलता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में देखने के बाद मिलता है। उसके बाद केरल में देखने को मिलता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। उसके बाद मिजोरम। अब हम लोग चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, देखते हैं कि किस में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा जो है वो कौन सा है, दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं अगर हम इसको देखते हैं न्यूनतम में देखते हैं तो न्यूनतम में हमारा जो जनसंख्या घनत्व वाला है वो कौन सा है, हमारा न्यूनतम में है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा क्या है, यहाँ न्यूनतम जनसंख्या मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा है, वो है आपका दिल्ली। तो चलिए इसको मिटा करके अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व हमारा हो गया है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चलिए। तो ये उम्मीद है कि आप ये चीजें याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं साक्षरता दर के हिसाब से। किस पे टॉपिक पे चल रहे हैं, तो साक्षरता दर। तो सर बिहार की जो, भारत की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर, बिहार की जो साक्षरता दर है वो हमारा कितना है, वो 73.0 यानी कह दीजिएगा कितने प्रतिशत है,
73%। कितने प्रतिशत है कि भारत की साक्षरता दर 73% है। ठीक है, उसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो, इसमें आप दो कैटेगरी इसको बना सकते हैं, इसको दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक पुरुष और इधर एक महिला। पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो हमारा है 80.9% और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो हमारा है 64.4%। कितना परसेंट है? 64.4% जो महिलाएं हैं वो क्या है? साक्षर है। और पुरुषों में कितना है वो? ये 80.9% है जो पुरुष क्या है? साक्षर है। अब हम लोग जो देखते हैं इसमें दो कैटेगरी में देखेंगे। यहाँ जैसे हम लोग डिवाइड किए हैं पुरुष में और महिला में, उसी तरह से हम लोग राज्य में आएंगे तो सर्वाधिक देखेंगे क्या? पुरुष में। तो देखते हैं कि पुरुषों में सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है वो कौन कौन सा है। तो सर्वाधिक पुरुषों में साक्षर राज्य है वो हमारा कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो वो है आपका सर्वप्रथम वो पहला स्थान पे आता है वो कौन सा है? केरल है। ठीक है, उसके बाद जो उसके दूसरे स्थान पे जो हमारा आता है वो मिजोरम है। कौन सा आता है? मिजोरम। राज्यों में प्रथम सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? हमारा मिजोरम आता है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे सॉरी न्यूनतम अगर हम जाते हैं न्यूनतम राज्यों में, तो सबसे न्यूनतम कहाँ है? बिहार में है। सबसे न्यूनतम क्या है? बिहार में है। और उसके बाद जो हम लोग उसके बाद जो देखते हैं तो वो कौन सा है? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब हम केंद्र शासित प्रदेश में जाते हैं तो देखते हैं अब हम लोग ये देख लिए कि पुरुषों में देख लिए कि सर्वाधिक साक्षर केरल में और मिजोरम में है और न्यूनतम कौन सा है? बिहार में और अरुणाचल प्रदेश में। अब यही हम महिलाओं में चलते हैं तो यही हम अगर महिलाओं में चलते हैं देखते हैं कि महिलाओं में कौन सा साक्षर है। महिलाओं में कौन सा साक्षर देखने लगते हैं। ठीक है, महिलाओं में देख लेते हैं कि कौन सा है। तो चलिए महिलाओं में देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा जो साक्षर है वो केरल और मिजोरम यथावत रहेगा। केरल और उसके बाद जो है हमारा मिजोरम है सर्वाधिक साक्षर में। उसी तरह से अगर हम इसमें आएंगे तो हमारा बिहार आ जाएगा और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जगह हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा जो है वो क्या आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। यानी महिलाओं में सर्वाधिक केंद्र साक्षर है वो केरल है। उसके बाद कौन सा है? मिजोरम। उसके बाद न्यूनतम जो है हमारा बिहार है और उसके बाद कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, तो ये देखिए। अब हम लोग चलते हैं किस टॉपिक पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक देखते हैं वो क्या है? लिंग अनुपात देखते हैं। किसको देखते हैं? लिंग अनुपात। क्या देखते हैं? लिंगानुपात। अब ये लिंगानुपात होता क्या है? तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। यानी एक पुरुष मतलब भारत में 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है उसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत का जो हम देखते हैं वो लिंगानुपात देखते हैं। वो भारत का लिंगानुपात कितना है? वो भारत का लिंगानुपात है 943। यानी 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है। ठीक है, उसी तरह से अब ये वेरिएशन होता रहता है। अब मान लीजिए कि पिछले साल की तुलना 2011 की जनगणना की तुलना में ये क्या हुई है? 2001 की जनगणना की तुलना में ये क्या हुआ है? इसकी लिंगानुपात क्या हुई है? थोड़ा बढ़ी है।
अब हम लोग जो देखते हैं ये आप ग्रामीण और शहरी ये लिंगानुपात आपको किस चीज से दो डिवाइड में इसको हम लोग कर देते हैं। पहला तो 3 डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसका हो जाता है, अब ये क्या है, एडल्ट यानी 18 वर्ष से प्लस की आयु के लिंगानुपात, मतलब 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो पुरुष है और महिला की तुलना, पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या कितना है, 943। वहीं हम लोग देखते हैं शिशु लिंगानुपात की ओर देखते हैं। कौन सी, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात को जो हम लोग देखते हैं तो शिशु लिंगानुपात में क्या किया जाता है, तो 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी 0 से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, शिशु की श्रेणी में रखते हैं। और उनकी जो लिंगानुपात है वो कितना है, 914 है। कितना है, 914 है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात देख लेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है और शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है। इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक लिख दीजिए ग्रामीण, ठीक, और दूसरा लिख दीजिए आपको कौन सा, ये ग्रामीण हो गया आपका, दूसरा लिख दीजिए शहरी। ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो हमारा कितना है, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 949 और शहरी क्षेत्र का जो लिंगानुपात है 929। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 949 है। और शहरी क्षेत्र में 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो हमारा कितना है, 929 है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और शिशुओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 914। ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि राज्य में देख लेते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है और न्यूनतम किस राज्य में है, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक किस में है, न्यूनतम किस में है, देख लेते हैं। तो चलिए सर्वाधिक देखते हैं। तो किस चीज में कहाँ देखते हैं लिंगानुपात हमको नजर आता है, केरल में नजर आता है। और वो कितना है, तो 1084, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में वहां कितना है, स्त्रियों की संख्या क्या है, ज्यादा है। यानी 1000 पुरुष है तो स्त्रियों की संख्या कितनी है केरल राज्य में, 1084 है, ठीक। दूसरे नंबर पर जो लिंगानुपात में हमारा राज्य आता है वो कौन सा राज्य आता है, तमिलनाडु आता है। कौन सा राज्य आता है, तमिलनाडु। तो ये भी याद रखिएगा आपको। पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला कौन सा है, वो केरल है। और दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, तमिलनाडु है। वहीं और न्यूनतम लिंगानुपात में हम लोग देखते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात में देखते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात क्या है, किसका है, हरियाणा का न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो हम लोग देखते हैं हरियाणा के बाद वो किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का। अब ये पहले की बात है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश जो हट गया है उसके अकॉर्डिंग टू ये बात चल रही है, ठीक है। अब जो हम लोग ये केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग बात नहीं है, ये जब जिस समय राज्य की श्रेणी में था उस समय का डाटा, क्योंकि हम लोग 2011 की जनगणना कर रहे हैं तो उसके अनुसार अब 2021 की जो जनगणना आएगी तो उसके अनुसार ये सब चीजें डाटा सब चेंज होते रहेगा। जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसका जो चेंज होगा, प्लस साथ में जो आपका दादरा नगर हवेली और एक और दमन एवं दीप, दोनों का जो मिक्स होकर के एक जो बना है उसके बारे में, तो वो नेक्स्ट जो डाटा आएगा तो उसमें हम लोग इस चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो पुरुषों में हम लोग देख लिए, सर्वाधिक देख लिए। अब केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक क्या है, तो सर्वाधिक जो हम लोग देखते हैं वो किसका है, पुदुचेरी का। किसका है, पुदुचेरी। पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है। वहीं हम लोग देखते हैं तो न्यूनतम में अगर देखते हैं तो न्यूनतम में हम कौन सा देखते हैं, तो दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, इसकी क्या है, लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम है। और पुडुचेरी की क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम। तो ये हम लोगों ने किसको देखा, केंद्र शासित प्रदेश में हम लोगों ने लिंगानुपात और राज्य में लिंगानुपात को हम लोगों ने देखा। अब चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट की ओर जो कैटेगरी है हमारा, वो हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति। कौन सा है हमारा टॉपिक? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो पहला जो हम लोग टॉपिक लेते हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जिसको शेड्यूल कास्ट यानी एससी बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं। तो ये जो शेड्यूल कास्ट की जो भारत की जो 2000 जनगणना हुई थी उसके अनुसार जिसकी जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या है कितना है? 16.6% जो जनसंख्या है वो किसकी है? अनुसूचित जनजाति की है। किसकी है? जाति की है। ठीक। अब इसमें 16.6% जो अनुसूचित जनजाति है उसमें अब देखते हैं कि कई ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित जनजाति जाति, बार बार जनजाति बोला जा रहा है, जाति की संख्या है। जैसे कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या है ही नहीं, तो उन लोगों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का कौन सा है। ठीक है, तो राज्य में हम लोग जो देखते हैं तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जाति जो देखते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में है। और उसके बाद कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। सबसे ज्यादा कहाँ है? अनुसूचित जाति यूपी में है। उसके बाद कहाँ है? वेस्ट बंगाल में देखते हैं। और न्यूनतम जो देखते हैं वो देखते हैं कहाँ है? मिजोरम और मेघालय। मिजोरम और मेघालय, मिजोरम मेघालय, ये दोनों में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो एक भी नहीं, यानी 0%। यानी मिजोरम और मेघालय दो ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति पाई जाती है वो कौन से है? यूपी में है। और उसके बाद कौन सा है? वेस्ट बंगाल में। वहीं पे हम लोग आप इसके देख लेते हैं प्रतिशत की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, एक बार पिछले 63वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या का किस राज्य में है। तो ये देख लेते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है। तो देख लेते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक किस राज्य में। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से और ये प्रतिशत की दृष्टि से, यानी प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा देखते हैं वो हमारा कौन सा है? पंजाब है। अनुसूचित जनजातियों की जो सर्वाधिक पंजाब में, कहाँ है? पंजाब में है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो आता है वो हमारा क्या है? हिमाचल प्रदेश। यानी प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा पंजाब में और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा यूपी में है। उसके बाद कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये क्या है? हमारा अनुसूचित जाति। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। दिल्ली में क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या है। और प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं, प्रतिशत की दृष्टि देखते हैं तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो अनुसूचित जातियों की संख्या है वो कहाँ है? दिल्ली में है। और प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो सर्वाधिक कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक। अब न्यूनतम की दृष्टि से कहीं है कि कई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या पाई ही नहीं जाती है, इसलिए न्यूनतम कैटेगरी में हम लोगों ने इसको नहीं रखा है, क्योंकि डाटा बहुत सारे आपके हो जाएंगे, फिर याद करना, उसको ये कंपाइल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की ओर हम लोग चलते हैं। अनुसूचित जनजातियों को देख लिए। इसमें अनुसूचित जनजातियों में देखें कि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 16.6% है। उसके बाद सबसे ज्यादा यूपी में है। उसके बाद क्या है? वेस्ट बंगाल में है। प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा कहाँ है? पंजाब में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम और मेघालय दो ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित जातियों की संख्या क्या है? एक भी नहीं, यानी 0% है, वहां पाई नहीं जाती। अब हम लोग जो नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं वो हमारा कौन सा देखते हैं? वो हम लोग देखते हैं अनुसूचित जनजाति। कौन सा देखते हैं? अनुसूचित जनजाति। ठीक, इसकी जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति, इसकी जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? तो 8.6% है। कितना है? 8.6% है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 8.6% है।
अब हम राज्यों में देखते हैं कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं तो किस में है, एमपी में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या एमपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। वहीं हम न्यूनतम में देखते हैं अनुसूचित जनजातियों की संख्या, अगर न्यूनतम देखे तो हमारा कौन सा है, वो हमारा कौन सा है, गोवा है। उसके बाद हमारा कौन सा है, मिजोरम है। कौन सा है, गोवा है। और उसके बाद हमारा गोवा के बाद ये हमारा कौन सा है, सिक्किम है। सिक्किम। तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो एमपी में है, उसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र में है। ठीक। और न्यूनतम जो देखे तो अनुसूचित जनजाति कौन सा है, क्या है, गोवा और सिक्किम में है। ये इसकी जो इसमें प्रतिशत की संख्या है वो क्या है, 0% है। यानी यहाँ क्या है, ना ही गोवा में ना ही सिक्किम में क्या है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक। चलिए अब केंद्र शासित प्रदेश की ओर हम लोग चलते हैं। तो अब प्रतिशत के हिसाब से देख लेते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से हमारा क्या है, कौन सा प्रथम स्थान पे। तो प्रतिशत की दृष्टि से जो हम लोग देखते हैं तो प्रतिशत की दृष्टि जो हम लोग देखते हैं तो प्रतिशत की दृष्टि में सबसे ज्यादा जो कहाँ है, मिजोरम में। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा मिजोरम, कहाँ, मिजोरम। यानी अनुसूचित जनजातियों में प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा है, मिजोरम में है। ठीक। और यहां जो हम लोग देखते हैं, ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ है अनुसूचित जनजाति, मिजोरम में है। अब नेक्स्ट की कैटेगरी जो हम लोग चलते हैं वो हमारा कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग चलते हैं तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कौन किस में है, तो दादर एवं नगर हवेली सबसे अधिक है। ठीक। वहीं प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे जो ज्यादा है वो हमारा कहाँ है, लक्षद्वीप में। किसमें है, लक्षद्वीप। तो ये आप याद रखिएगा, प्रतिशत की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसमें है, तो लक्षद्वीप में। और जनसंख्या की दृष्टि से दादर एवं नागर हवेली में। ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारा कौन सा है, नगरीकरण। हमारा कौन सा है, नगरीकरण। तो भारत की जो हम लोग नगरीकरण की देखते हैं तो भारत में नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, वो जनसंख्या का कितने लोग जो है वो भारत की जनसंख्या का 31.2% लोग हैं वो कहाँ क्या रहते हैं, नगरों में निवास करते हैं। कौन सी जनसंख्या, 31.2% जो आबादी है जो भारत की वो क्या करती है, शहरों में रहती है। और 68.8% जो आबादी है वो क्या है, ग्रामीण है। कौन सी है, ग्रामीण। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब जो देखते हैं राज्य में देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो शहर में रहने वाला राज्य है, शहर में रहने वाला है वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो आबादी शहर में रहती है वो राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की सर्वाधिक आबादी क्या है, शहरों में रहती है। उसके बाद देखते हैं तो कौन सा है, यूपी है हमारा। क्या है, यूपी। अगर महाराष्ट्र की जगह अगर 4 ऑप्शन में आपको यूपी रख दे तो आप क्या है उसको छांट नहीं पाइएगा, क्योंकि कहिएगा क्या यूपी इतना पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन उसकी जो आबादी है वो दूसरे नंबर पर शहरों में रहती है। तो ये याद रखिएगा। न्यूनतम जो हम लोग देखते हैं तो न्यूनतम शहरों में रहने वाला जो राज्य है वो हम लोग देखते हैं कौन सा है, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। उसके बाद देख लेते हैं तो सिक्किम के बाद कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक।